हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आपके। लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, हमारे आने वाले सीएम एग्ज़ाम के लिए जो हमारी T10 सीरीज़ चल रही है, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, उम्मीद करता हूं अभी तक जो हमने इनकम टैक्स में पहले किया, हमने टैक्स रेट, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये तमाम टॉपिक कर लिए हैं। और पीजीबीपी और कैपिटल गेन से पहले हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हैं ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, ताकि जो थोड़ा सिंपल पार्ट है और जो थोड़ा कम पोर्शन वाला है वो जल्दी कवर हो जाए, और फिर एक फुल फ्लेज वे में हम पीजीबीपी और कैपिटल गेन को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो अभी तक कोई क्वेरी डाउट है, उम्मीद करता हूं तो आपने उसको मेंशन कर दिया होगा लेक्चर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हमारा पांचवा हेड। अगर किसी भी प्रकार की इनकम पहले 4 हेड में नहीं आती तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि उस पर टैक्स नहीं लगाएगी, उस पर भी टैक्स लगेगा, और वो आपका आएगा हमारे 5वें हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ओके, तो क्या क्या प्रोविजन इसके अंदर आते हैं, कौन कौन सी इनकम इसके अंदर आएगी, चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो ये आपका जब हम कहें कि जो सेक्शंस हैं हमारे, उसके नंबर्स के हिसाब से काफ़ी छोटा है। जैसे सैलरी में बहुत ही गिने चुने 3 सेक्शन हैं, हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबीपी में और कैपिटल गेन में फिर भी ज़्यादा हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ सेक्शन, हमारे टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 56, 57, 58 और 59, ये सिंपल से 4 सेक्शन हमें याद रखने हैं। ये स्टार्टिंग में मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि जब हम अपना पेपर लिखेंगे, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो इंटरप्रिटेशन में अगर आप आसानी से याद करके अपने सेक्शंस को मेंशन कर दोगे तो उससे आपके आंसर की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, और एग्जामिनर आपको डेफिनेटली हो सकता है ज्यादा मार्क्स दे। ठीक है, आंसर सभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। और इसमें से भी इसको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। देखा जाए तो जो कंटेंट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, वो आपके 56 मेन प्रोविजन, मेन सेक्शन बेसिकली 56 है। कौन कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएंगी, वो सारा का सारा 56 में लिखा हुआ है। 57, 58 और 59 सिंपल सी चीज क्या है। 57 हमें डिडक्शंस या एक्सपेंसेस को घटाने की परमिशन देता है। 58 हमें डिडक्शंस की परमिशन नहीं देता। और सीधी सी बात है 59 ये रिकवरी वाला सेक्शन है। अगर फ्यूचर में वो इनकम कभी रिकवर हो जाए तो उस पर भी टैक्स लगेगा। ओके, जैसे 57 की बात करूं, क्या चलो मैं स्टार्ट करता हूं कंटेंट को, फिर इसके एक साथ ही 57, 58, 59 समझेंगे और टॉपिक को शुरू करेंगे। तो वो इनकम जो 4 हेड में नहीं आ रही है, बराबर, और वो जनरेट हो रही है, तो गवर्नमेंट ने बोला अदर सोर्सेज में आएगा। जैसे अगर हम बात करें मेनली, जैसे इंटरेस्ट की इनकम हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, कैजुअल इनकम, जो हॉर्स रेसेस, आपका लॉटरी वगैरह होती है, कोई गिफ्ट हमें देता है, फैमिली पेंशन। पेंशन तो किस में आता है, सैलरी में आता है, लेकिन फैमिली पेंशन का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई पर्सन डिजीज्ड है तो उसकी फैमिली को उसकी तरफ से पेंशन मिल रही है। ओके, पेमेंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी हु इज नॉट एन एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स वगैरह को अलग से बेनिफिट देना, तो सैलरी तो नहीं है लेकिन टैक्सेबल तो होना चाहिए, अदर सोर्सेज में आएगा। ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज, एडवांस मनी, अनडिस्क्लोज इनकम, ये सारी की सारी और भी बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं हमारे कैरी होते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो क्या ट्रीटमेंट होगी, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बोला 56, 57, 59 आसानी से अभी याद कर लो। जहां कहीं पर भी मौका मिलता है आंसर लिखने का, इनको मेंशन करना, इन सेक्शंस को बताना। 57 वाइल कंप्यूटिंग इनकम, सिंपल सी बात बोली जा रही है कि आपके कुछ भी एक्सपेंसेस अगर उस इनकम से रिलेटेड हुए हैं, जैसे मैंने, अगर आपको याद हो, हाउस प्रॉपर्टी पिछले ही लेक्चर में बताया कि अगर आप अपनी किसी पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर देते हो तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। लेकिन आपने खुद पहले किसी से किराए पर ली और आगे आप चल के किसी को किराए पर दे रहे हो, तो दैट इज इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, राइट। अब मान लीजिए आपने सबलेट किया था 25,000 रुपए में, तो दैट इज योर रेवेन्यू, बराबर। लेकिन उस हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने कितना रेंट पे करा था, आपके कुछ अदर एक्सपेंसेस वगैरह हुए थे, तो वो तमाम आप माइनस कर सकते हैं। तो ये एक्सपेंसेस को माइनस करने का जो अधिकार है वो सेक्शन 57 हमें देता है। 58 की बात करें तो ये वो जगह है जहां पर आपके एक्सपेंसेस घटाने अलाउड नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी तरीके का पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, बराबर। साथ ही सेक्शन 58 में स्पेशली
सबसेक्शन 4 अगर आप मेंशन करना चाहो तो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। कोई भी एक्सपेंस जो लॉटरी से रिलेटेड हो, हॉर्स रेसिस से रिलेटेड हो, कार्ड गेम से रिलेटेड हो, जो एक तरह से लाइक कैजुअल इनकम्स है, उसमें किसी भी प्रकार के एक्सपेंस को माइनस करने की परमिशन नहीं होती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एंड फाइनली अगर हम सेक्शन 59 की बात करें, इफ द असेसी हैज क्लेम्ड एनी एक्सपेंडिचर व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, बाद में रिकवर हो जाता है एक्सपेंस, तो वो उस साल की इनकम माना जाएगा। सिंपल सी बात। तो खैर ये 57, 58 और 59 की बात थी। अब 56 को पूरा का पूरा वास्ट में पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के आते हैं। तो सबसे पहली हमारे सामने आ जाती है फैमिली पेंशन। कौन सी आ जाती है? फैमिली पेंशन। खुद डायरेक्टली रिसीव होता है, दैट इज पेंशन, सैलरी पेंशन, और सैलरी में टैक्सेबल करना हमने सीखा। लेकिन मान लीजिए इंसान नहीं रहता है और जो पेंशन उसकी फैमिली को मिलती है, दैट इज फैमिली पेंशन। ओके, क्या ये टैक्सेबल होगी? हाँ जी, टैक्सेबल होगी। किस हेड के अंदर होगी? ये अदर सोर्सेज के हेड के अंदर होगी। क्या सारी की सारी टैक्सेबल होगी? नहीं। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आप लगाएंगे कि T इज इक्वल्स टू R माइनस E, टैक्सेबल इज इक्वल्स टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। इसमें रिसीव्ड में तो ऑब्वियसली जो भी अमाउंट आ जाएगा। एग्जेम्पशन के लिए जब हम बात करें, एग्जेम्पशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो एग्जेम्पशन इज लोअर ऑफ 15,000 रुपए या फिर आपका 1/3 ऑफ पेंशन। ओके, कहने का मतलब 1/3 ऑफ पेंशन माफ हो जाती है अप टू द मैक्स ऑफ ₹15,000। अगर किसी फैमिली को मान लीजिए फैमिली पेंशन मिलती है टोटल आपकी कितनी, 60,000 रुपीज, तो ये रिसीव्ड की जगह आ गया। एग्जम्पशन क्या सर? 15,000 रुपए और इसका 1/3 कितना, 20,000 रुपए। दोनों में से जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, सेम प्रोविजन आपका एप्लीकेबल होता है। अब जैसे देखो, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया इस तरीके का, अब उसमें मतलब कोई भी बड़े क्वेश्चन के साथ एक छोटा सा पॉइंट अटैच होकर आ गया, तो आप क्या लिखोगे? द फैमिली पेंशन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कितना अच्छा लग रहा है, सिंपल सा केस। आपने एग्जम्पशन दी, ये माइनस करा, तो ऑब्वियसली ये जो अमाउंट आपको माइनस करने का अधिकार मिला है, ये किस में मिला है? सेक्शन 57 से। तो एडिशन में क्या लिखोगे? ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 57 एग्जम्पशन ऑफ रुपीज 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन इज ऑल्सो अलाउड विच एवर इज लोअर। तो इससे क्या, देखो ट्रीटमेंट तो सीधी सीधी है, लेकिन आप अगर अपनी एक इंटरप्रिटेशन अच्छे तरीके से लिख देते हैं तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट जो है आपके पेपर को मिलेगा। ओके जी, डन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे, मिसेज एक्स इज गेटिंग फैमिली पेंशन ऑफ 7,000 रुपीज पर मंथ। शी ऑल्सो हैज अ डिविडेंड, कितना डोमेस्टिक कंपनी में, 7 लाख रुपीज। सी ऑल्सो हैज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,89,000। तो सब कुछ तो क्लियर ही है। डिविडेंड जो है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम। और कैपिटल गेन तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ। मेन जो कंप्यूटेशन है वो हमारी किसकी है? क्वेश्चन का पर्पस क्या है? ये पेंशन वाला। तो 7,000 इंटू 12 आप करोगे, सो इट इज 84,000 बराबर। इसमें से माइनस कर दीजिए क्या, ए पॉइंट 15,000 रुपए, बी इसका 1/3, तो इसका 1/3 कितना हो जाता है? 28,000। तो ऑब्वियसली 15,000 ही लोअर है, तो 15,000 माइनस हो गया, तो 69,000 इज टैक्सेबल फैमिली पेंशन। ठीक है, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे कर सकते हैं, सॉल्यूशन मैंने इसका आपको दिया है। ओके, एज पर सेक्शन 15, ये अलग से एक प्रोविजन है, बट इसको ये टैक्सेबल होता हमारा क्या नाम है आपका अदर सोर्सेज में ही, लेकिन ये प्रोविजन थोड़ा सा अलग हो जाता है। 145A याद रखिएगा, क्योंकि डिडक्शन इसमें इंटरेस्ट की मिलती है। कुछ नहीं, सिंपल है। हम कैपिटल गेन के बाद यहाँ पर कर रहे हैं ये अदर सोर्सेज नॉर्मली जब हम करते हैं, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे पहले इसको डाल दिया है सीरीज में, तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। कैपिटल गेन अभी करेंगे, उसका लेक्चर आ जाएगा आगे। कैपिटल गेन में प्रोविजन आता है कि गवर्नमेंट कंपल्सरीली एक्वायर कर लेती है, गवर्नमेंट जो है कंपल्सरीली एक्वायर कर लेती है किसी चीज को, या कोई और एक्वायर कर लेता है, और उसका एक मुआवजा मिलता है। मुआवजा कई बार डिले हो जाता है, तो सीधी सी बात है उसके ऊपर इंटरेस्ट रख के मिलता है। अब जो मुआवजा कंपनसेशन मिलती है बराबर, या एनहेंस्ड कंपनसेशन मिले, कुछ भी मिले, वो आपका कैपिटल गेन में ही टैक्सेबल होगा।
लेकिन लेट होने की वजह से जो इंटरेस्ट उसके ऊपर अर्न किया गया है ना, दैट कम्स अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस। ओके, इसमें बेहतरीन अच्छी सी चीज क्या है कि जो भी कुछ कंपनसेशन लेट होने पर इंटरेस्ट रिसीव होता है, कुछ भी XYZ, वो टैक्सेबल होता है? हाँ जी होता है। किस में होता है? अदर सोर्सेज में होता है। सारा का सारा होता है? नहीं, 50% होता है। जो भी कुछ अमाउंट मिलेगा, जो भी कुछ, इररिस्पेक्टिव कब का है कब का नहीं है, कभी का भी हो, लेट वाला भी हो, जितना मिलेगा उसमें से उसका आधा माफ कर देना है, और जो बाकी अमाउंट होगा डेफिनेटली वो टैक्सेबल रहेगा। तो ये सिंपल सा प्रोविजन याद रखिएगा, ठीक है? ओके, ये सेम इसी तरीके से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है टैक्सेबिलिटी ऑफ कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम, हाँ जी, आपका रेस हॉर्सेस से, आपका कार्ड गेम से, कसिनो वाली जो बैटिंग वगैरह की इनकम होती है, सब कैजुअल इनकम में आपकी टैक्सेबल होती हैं। इस कैजुअल इनकम के प्रोविजन को 3 पॉइंट याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पॉइंट याद रखना। सबसे पहला, कैजुअल इनकम, सबसे पहला अमाउंट, नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस, पहली चीज। दूसरा, 30% टैक्स रेट, एक स्पेशल टैक्स रेट आता है इनका, कंप्लीटली 30% के हिसाब से। ओके, पूरा का पूरा इस पे लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा, ये गिवन होती हैं एज नेट इनकम, वी have to represent as आपका ग्रॉस इनकम। व्हाट इज दैट? इस तीसरे वाले प्रोविजन को समझिए। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया और उसमें मिस्टर एक्स है कि उनके अलग अलग प्रोविजन दे रखे हैं, और उसमें मान लीजिए मेंशन है कि उनकी जो लॉटरी की इनकम हुई है वो आपको, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं, 45,000 है। कितना? 45,000। अब होता क्या है, देखिए, ये जैसे मैंने बोला 30% टैक्स रेट, हमने कहीं पे मान लीजिए लॉटरी प्ले करी, लॉटरी प्ले होने पर हमारी लॉटरी लग गई और हमें अमाउंट जो है वो रिसीव होगा। ओके, अब यहां पर जब हमें वो अमाउंट रिसीव होता है, मान लीजिए मैंने लॉटरी प्ले करी और मेरी 100 रुपए की लॉटरी लगी। ओके, वो 100 रुपए मुझे मिलने चाहिए। 100 रुपए मुझे मिलते हैं? नहीं, 100 रुपए नहीं मिलते मुझे। ये 30% का जो टैक्स है ना वो कट के मिलता है, 70 रुपए मिलता है। ओके, कितना मिलता है? 70 रुपए मिलता है लगा के ऑलरेडी। कभी भी टोटल अमाउंट नहीं मिलता। लॉटरी वगैरह में और हॉर्स रेसेस में भी क्या होता है कि जी आपकी इनकम हो गई, हाँ जी ये लो आपकी टोटल इनकम, 30% टैक्स रेट है, प्लीज चुपचाप अपने आप जाके जमा करा देना। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो ऑलरेडी टैक्स कट के मिलता है। तो ये जो 45,000 रुपए है ना, ये बेसिकली नेट इनकम होती है, डिडक्शन कह रहा हूं, सॉरी, टैक्स माइनस करने के बाद। लेकिन जब हम सैलरी, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं एग्जाम में, तो मुझे यहां पर लॉटरी, मुझे यहां पर दिखाना है फुल इनकम, ग्रॉस इनकम। सो व्हाट आई हैव टू डू, 45,000 इंटू 100/70, ये मेरे को करना पड़ेगा और टोटल अमाउंट यहां पे दिखाना पड़ेगा। तो जो भी कुछ आएगा, मैंने तो नंबर एज्यूम करा था, पॉइंट में ये बेसिकली आ रहा है, तो यूजुअली तो टोटल में आएगा। तो ये 64,285 ये इस तरीके से आपको टोटल इनकम यहां पर लिखनी पड़ेगी। तो ये दो चीजें याद रखना। 70 समझ गए ना, 30% कटा तो ये 70% होगा। अगर ये 70% है तो 100% कितना था, वो ये था। इस तरीके से आप जरूर लिखिएगा। ओके, ये वाली चीज, बाकी इसमें और कुछ नहीं, सीधा स्पेशल रेट इनका 30% होता है, कोई एक्सपेंसेस माइनस नहीं होते। सिमिलरली अब आ जाती है इनकम फ्रॉम अदर, सॉरी, इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। जो हॉर्स रेसेस वगैरह होती हैं उनमें भाई घोड़े वगैरह होते हैं ना, सारे के सारे आप देखते हो मूवीज वगैरह में कि भाई इतने बड़े बड़े हमारे क्या नाम है, मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, वो अपने शौकिया तौर पे घोड़ों की रेस खेलते हैं, उनके अपने घोड़े दौड़ते हैं। और पोलो वाले भी हैं, पोलो भी खेली जाती है, उसमें भी घोड़े पे वो हॉकी की तरह खेलते हैं वो। तो अब मान लीजिए किसी के घोड़े हैं, वो रेसेस में दौड़ते हैं, पोलो खेलते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि भाई अपनी गाड़ी के पीछे बांध के घोड़ा ले गए, है ना, चलो भाई अपने गार्डन में खड़ा कर लेंगे, या फ्लैट है तो अपना लिफ्ट में ले जाके ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। घोड़ों के लिए तो मतलब सीधी सी बात है, उन्हें कहीं पे उसको रखना पड़ेगा, ग्राउंड वगैरह होगा, केयर टेकर वाले होंगे। तो ऐसे लोगों के बिजनेस भी होते हैं कि वो क्या करते हैं, इन लोगों के हॉर्सेस जो हैं उनको
मेंटेन करके चलते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात इतनी है कि जो ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेज है, OMRH है, OMRH इसको शॉर्ट में लिखा करेंगे हम, ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। अदर सोर्सेज की कैटेगरी में आएगी, बराबर। इनके लिए कोई स्पेशल रेट नहीं है, नॉर्मल तरीके से स्लैब रेट लगता है, टोटल इनकम में ऐड होते हैं और स्लैब रेट लगेगा नॉर्मल तरीके से, बराबर। हाँ, इसके नीचे देखिए, इसके नीचे प्रोविजन क्या कहता है, कहाँ गया, इसमें में था, हाँ, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाले जो कैरी फॉरवर्ड वाले इनको अवॉइड करना है, सेक्शन में अभी आ जाएगा आपको समझ में, आगे हम चैप्टर जब आपके मैं अपलोड करूंगा। ये वाला पॉइंट देखिए, इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ अदर एनिमल्स, बराबर। हॉर्स रेसेस के लिए ये स्पेशल सेक्शन बता दिया। अदर एनिमल्स के लिए, इफ द असेसी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ एनी अदर एनिमल, हिज इनकम शैल बी कंप्यूटेड पीजीबीपी में, पीजीबीपी में, क्योंकि ये जो है 56 जो है ये सिर्फ और सिर्फ हॉर्स रेसेस के लिए बना है। सर दोनों में फर्क क्या है, एक ही जगह कैटेगरी में रख देते। अदर एनिमल्स जो है, एनिमल हस्बेंड्री कैटेगरी, कुछ भी कह लीजिए, वो एक ठीक ठाक बिजनेस इंडिया में माना जाता है कि भाई हाँ, थोड़ा सेवा भाव से लोगों को मदद पहुंचाने के हिसाब से कर रहे हैं लोग। तो पीजीबीपी में क्या होता है, डिडक्शंस बहुत ज्यादा मिल जाती है, चैप्टर पढ़ा हमने पूरा लंबा चौड़ा, डिडक्शंस के रूप में मिल जाती है। लेकिन हॉर्स रेसेस तो मतलब थोड़ा लग्जरी बिजनेस हो गया, लोगों के शौक जो है उनको संभालने के लिए बिजनेस चल रहा है, तो भैया इनको काहे को डिडक्शन देनी, खर्चे वर्चे इतने, तो इनके लिए वो सब चीजें हटा के रखी हुई हैं। दैट्स वाई है कुछ नहीं, वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, ये सॉरी वो आपका पीजीबीपी में जाएगा, और हॉर्स रेसेस अदर सोर्सेज में आएंगे। दैट्स इट, इतना याद रखिएगा। ओके जी, चलिए, टैक्सेबल इनकम, इंटरेस्ट, क्या नाम है आपका, अदर सोर्सेज में आती है। अगर मान लीजिए कोई नोटिफाइड बॉन्ड है या नोटिफाइड स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इस स्कीम में अगर पैसा लगाया है और वहां से इंटरेस्ट मिला है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, अदरवाइज वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो पीपीएफ था, पीपीएफ में इंटरेस्ट मिलता है और वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि वो नोटिफाइड है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसी आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम अगर है तो वो माफ होती है। हाँ, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 3500 रुपए पर ईयर तक माफ है, और इन केस ऑफ जॉइंट 7000 रुपए, अदरवाइज दैट्स नथिंग एल्स। ओके, सिंपली फॉर द यूटीआई, ये भी पढ़ लीजिएगा। सबलेटिंग वाला प्रोविजन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मशीन वगैरह से जो भी बेनिफिट मिलता है। मैं आ रहा हूं मुद्दे पर जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, दैट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स। इससे पहले तो बिल्कुल सिंपल वाले थे, रीडिंग वाले थे। ओके, देखा जाए तो हमारे इस चैप्टर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो गिफ्ट है, जो डिविडेंड है, और एक शेयर्स वाला प्राइवेट कंपनी के शेयर्स वाला जो प्रोविजन है, ये तीन चीज़ जो है सिर्फ यही थोड़ा कैलकुलेशन वाली हैं, कंसेप्ट वाली हैं। हालांकि डिविडेंड तो भी अब आसान हो गया है, पहले तो डिविडेंड में थोड़ी सी कंप्यूटेशन वगैरह करनी पड़ सकती थी, बट अब वो भी आसान हो गया है। ओके, बहरहाल मुद्दा क्या है, आइए ध्यान देंगे, गिफ्ट की बात करते हैं। तो गिफ्ट, सीधी सी बात, कैसे मिल सकता है गिफ्ट? मिल सकता है तीन तरीके से। एक तो मिल सकता है गिफ्ट कैश के रूप में, ओके। एक मिल सकता है गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में, और एक मिल सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में। ओके, तीनों की ट्रीटमेंट हम अलग अलग देखेंगे, और तीनों पर ऑब्वियसली अदर सोर्सेज के नियम ही एप्लीकेबल होंगे। कहने का मतलब इस तरीके से अगर कुछ मिलता है तो वो अदर सोर्सेज के अंदर ही टैक्सेबल होगा। ओके, नाउ कैश गिफ्ट का सीधा सा हिसाब किताब है। कैश गिफ्ट में कोई आपको कैश पकड़ा देता है, कोई आपको चेक दे देता है, कोई आपको ड्राफ्ट दे देता है, कोई मनी ट्रांसफर दे देता है, वो सब आपके कैश गिफ्ट के कैटेगरी में आएंगी, और ये अमाउंट सीधी सी बात है फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी में आता है विद सर्टेन कंडीशंस। वो सर्टेन कंडीशंस क्या हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो दो ही कैटेगरी आती हैं, एक जमीन, लैंड, वैकेंट लैंड, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब फ्लैट भी दे सकता है, घर भी दे सकता है, तो उसका प्रोविजन हम पढ़ेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी आपको, किसी ने ज्वेलरी गिफ्ट कर दी, किसी ने कोई आपको प्रेशियस स्टोन्स गिफ्ट कर दी, किसी ने कोई पेंटिंग जो है वो आपको गिफ्ट कर दी। अब तो डिजिटल करेंसी यानी कि जैसे क्रिप्टो वगैरह होती है वो भी इसी के अंदर आती है, तो ये सब इस कैटेगरी में आएंगी, ठीक है, क्लियर। हर एक के लिए ट्रीटमेंट अलग अलग है। सबसे पहले अगर मैं कैश की बात करूं,
सबसे अगर मैं आपसे कैश की बात करूं। ओके, ड्यूरिंग द, ये अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो अगर बहुत अच्छी बात है, और सिंपल जितना जितना मैं आपको ऑनलाइन कराऊं बिल्कुल करते रहना, और सिंपल सी जो लिमिट मैं बताऊंगा आपको, पॉइंट बताऊंगा, उसको नोट डाउन कर लेना, और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। एनी सम रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, किसी भी प्रकार का रिसीव हुआ मनी, ठीक है, कैश, चेक, ड्राफ्ट वगैरह। विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन से यहां पर यह भी मतलब है कि इसके बदले आपने कुछ नहीं दिया, हालांकि कैश के बदले कोई क्या ही देता है, कहने का मतलब कुछ सर्विसेज वगैरह कुछ नहीं दी, ठीक है, ये आपका इसके इस हिसाब से बताया जा रहा है। और ये जो गिफ्ट है आपका 50,000 रुपए से क्रॉस कर गया। ओके, क्या कहता है, द होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू इज टैक्सेबल, ठीक है, फुली टैक्सेबल है, ये फुली टैक्सेबल है, इसको लिखेंगे फुली टैक्सेबल ही, लेकिन फुली टैक्सेबल के साथ यहां पर ब्रैकेट में 50,000 लिख लेना, बराबर। फुली टैक्सेबल है, लेकिन फुली टैक्सेबल तब जब 50,000 से टोटल वैल्यू आपकी एक्सीड होगी तो ही टैक्सेबल करिएगा, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है, सर फुली टैक्सेबल लिखा तो 40,000 रुपए मिला तो फुली टैक्सेबल, नहीं तो नहीं होगा ना, कि 50,000 नहीं मिला। ओके, 50,000 से एक्सीड करेगा तो होगा। अच्छा, 70,000 मिला टैक्सेबल होगा, लेकिन जल्दबाजी में 50,000 घटा दिया कि यार 50,000 तो माफ होगा ना, ऐसे नहीं, 50,000 से ऊपर हुआ फुल्ली टैक्सेबल। ओके, डन, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी। दो प्रोविजन हम पढ़ेंगे यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के, दोनों समझिए, दोनों समझिए। इसको थोड़ा छोटा करूं या ऊपर ले जाऊं, नहीं ऊपर नहीं, दोनों एक साथ अगर चलेंगे ना तो आसान रहेगा। हाँ, इतना ठीक है, इतने में आ रहा है, बाकी मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं। देखो, किसी ने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, किसी ने, आप पूरे वीक कह रहा हूं, पूरे ईयर में एक प्रॉपर्टी मिली या 2 मिली या 3 मिली, जितने भी मिले प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट मिली। एक केस हो सकता है, एक केस हो सकता है जब प्रॉपर्टी आपको विदाउट कंसिडरेशन मिले, और दूसरा केस हो सकता है, इसको मैं क्या बोलूं, रिसीव फॉर, यहां पे लिखा नहीं एक्यूरेट वर्ड, यहां पे लिख लीजिए इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, है ना भाई। दोनों चीजें ही हैं, दोनों चीजें देखा जाए तो गिफ्ट कैटेगरी में ही आएंगी। एक तो बिल्कुल ही फ्री में मिल गई, ओके, और एक मिल गई बहुत ज्यादा कम कीमत पे, तो दोनों का हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो विदाउट कंसिडरेशन की बात करते हैं। विदाउट कंसिडरेशन कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिली, इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी आपको मिली, और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ऊपर है। 50,000 रुपए की कोई प्रॉपर्टी मिलती है क्या? कुल मिला के सारी प्रॉपर्टी कवर कर दी है ना। 50,000 रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू कहां होगी आज के टाइम पे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली, उस प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, फुल्ली टैक्सेबल। यहां लिख लीजिए फुल्ली टैक्सेबल। आगे बात समझ में? द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पूरे के तरीके से टैक्सेबल होगी। ओके, जो स्टैंप, जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो पूरे तरीके से टैक्सेबल होगी। तो कहने का मतलब कल को आपको प्रॉपर्टी मिलती है, हाँ जी मिलती है। कैसे मिलती है? फ्री में मिलती है। कितने की थी? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। ओके, लेकिन इसमें सीधी सी बात, दूसरी तरफ हम क्या देखें, अगर प्रॉपर्टी आपको मिली और वो आपको सस्ती मिल गई, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो भी टैक्सेबल होगी। मान लो कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की थी और वो आपको 8 लाख रुपए में मिल गई, ठीक है, दैट इज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो जो बेनिफिट आपको मिला है 2 लाख रुपए का, वो टैक्सेबल होगा। इस केस को समझिएगा भाई, कोई भी प्रॉपर्टी थी 10 लाख की थी, आपको वो सस्ते में मिल गई, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 8 लाख में मिल गई, तो जो 2 लाख रुपए का आपको फायदा हुआ है, सीधी सी बात है, वो टैक्सेबल होगा। वो क्या होगा? वो टैक्सेबल होगा। सवाल अब ये उठता है कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे सस्ते में मिल गई? ये हमारे हाथ में थोड़ी ना, हमारा जान पहचान वाला था, उसने सस्ते में दे दी, या कोई खरीद नहीं रहा था, कुछ अलग ही कहते ना शापित जगह थी पर हमने खरीद ली। तो ये हम कैसे डिसाइड करें, या कोई कैसे डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी की सही वैल्यू थी और हमें सस्ते में मिल गई? तो उसके लिए सिंपल सा प्रोविजन है। वो कह रहे हैं सच के इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ये जो गैप है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन जो, अरे 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 अरे, ये जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की आप बात कर रहे हो, ओके, जो आपने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन जो है वो उसके कम वैल्यू पर प्रॉपर्टी उठाई है,
क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, सच एक्सेस इज मोर देन, ये एक्सेस का मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या थी, एसडीवी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, ये क्या थी, कंसिडरेशन, ये क्या थी, कंसिडरेशन। तो एसडीवी आपकी कंसिडरेशन से कितनी ज्यादा है, या तो 50,000 रुपए या 10% ऑफ द कंसिडरेशन, विच एवर इज हायर। तो पता चल जाएगा आपने प्रॉपर्टी सस्ते में उठाई है और गैप में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल सुन लो, एग्जाम्पल सुन लो, ठीक है। एक प्रॉपर्टी, पहला केस देखिए, एक प्रॉपर्टी उसकी एसडीवी है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए बराबर एसडीवी 1,00,000 रुपए, आपने पे करे 60,000, आपने पे करे 60,000। सर सौदा अच्छा फंसा लिया, सौदा अच्छा फंसा लिया, ओके। अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें कि क्या हमने कुछ गलत करा, तो क्या कह रहा है, सच एक्सेस इज मोर देन, ये जो प्रॉपर्टी में 40,000 का गैप है, ये विद इन द लिमिट है कि नहीं है, ये विद इन द लिमिट है कि नहीं है। तो आप दो चीज कैलकुलेट करोगे, क्या, एक तो 50,000 और बी 10% ऑफ कंसिडरेशन, 10% ऑफ द कंसिडरेशन 6,000। दोनों में से हायर कौन है, सर ये वाला हाई है। ये कितना था, 40,000, नहीं, विद इन द लिमिट ही है, विद इन द लिमिट ही है। आपको लग तो रहा है कि बहुत ज्यादा फायदा हो गया आपको 40% के आसपास, लेकिन क्योंकि अमाउंट छोटा है तो सरकार ने छोड़ दिया। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी 10,00,000 रुपए, आपने पे करे 9,00,000। सर ज्यादा सस्ती तो नहीं मिली, ज्यादा सस्ती तो नहीं मिली, पर कोई नहीं, चेक तो करना पड़ेगा ना, हम तो लॉ के हिसाब से चलेंगे। ये 1,00,000 का आपको फायदा हुआ, आपने लिखा ए 50,000, आपने लिखा बी 10% यानी कि 90,000, 90,000 ज्यादा है, और इस लिमिट से भी ज्यादा आपको फायदा हुआ है, तो 1,00,000 रुपए यहां पर अब टैक्सेबल होंगे। 1,00,000 रुपए अब टैक्सेबल होंगे। यहां पर नहीं हो रहा था, यहां पे हो रहा था। वहां पे देखो 40% का भाव सस्ता मिला आपको, लेकिन यहां पे देखा जाए तो मोटा मोटा 10% ही आपको फायदा हुआ एस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे, बट स्टिल इट इज टैक्सेबल, इट इज नॉट, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत कम है, वहां पे इतना कुछ बेनिफिट नहीं निकल के आता। बराबर, डन, समझ आ गया। ये दोनों केस कर लेंगे, देखो दोबारा से रिपीट कर दूं, फ्री में मिल गई है तो सोचना ही नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा अगर प्रॉपर्टी 50,000 रुपए से ज्यादा की, और होती है अक्सर देखा जाए तो, ओके। लेकिन अगर आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में सस्ते दाम पे मिली, तो ये 4 लाइन आपको लिखनी है, बस कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, पे अमाउंट, और ये दो जो लॉ कह रहा है 50,000 और 10%, हायर में से भी हायर निकल के आ रहा तो टैक्सेबल होगा, हायर में से भी कम वैल्यू निकल के आ रही है तो माफ कर देंगे, छोड़ देंगे, ओके डन। ये जो 50,000 रुपए की लिमिट है, ये पर इंसिडेंट है, ये पर इंसिडेंट है, ओवरऑल नहीं है। कैसे, अभी कंबाइंड क्वेश्चन कराऊंगा तीनों का, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कोई आपको गिफ्ट दे देता है, गोल्ड वगैरह, नेकलेस वगैरह, ये सब दे देता है, ओके डन। तो इसके भी दो केस हैं, फ्री में बैठे बैठाए मिल गया या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिल गया। मान लीजिए गोल्ड रिंग थी, फ्री में मिल गई, तो इट इज विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट। गोल्ड रिंग थी 5,00,000 की थी, 3,00,000 में मिल गई, बराबर सस्ते में, दैट इज आपका इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। क्या करोगे, सेम चीज करोगे, सेम चीज करोगे। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर गिफ्ट मिल गया है विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है जी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, टैक्सेबल होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा ओवरऑल वैल्यू में, ठीक है जी। लेकिन अगर कंसिडरेशन के हिसाब से मिले, मतलब बदले में कुछ करा, सच वैल्यूज रिसीव्ड फॉर द कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन मार्केट वैल्यू से 50,000 रुपए, कंसिडरेशन 50,000 फेयर मार्केट वैल्यू से 50,000 रुपए कम थी, मतलब 50,000 से ज्यादा का गैप था, तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ओके। चलो अब इसमें जरा कंबाइंड क्वेश्चन कराऊं मैं आपको, ध्यान दो। आपको क्या क्या गिफ्ट मिले इस साल, आपको क्या क्या गिफ्ट मिले इस साल। ए गिफ्ट मिला आपको, एक ड्राफ्ट दिया गया आपको
कहां से आया कहां से नहीं आया वो भी हम बाद में बात करेंगे। 30,000 रुपए का, ठीक है। आपको कैश गिफ्ट मिला 25,000 रुपए का। आपको एक फ्लैट मिला 40,000 रुपए का। फ्लैट बताओ जी सर 40,000 रुपए कहां मिल रहा है? अरे मैज्यूम कर रहे हैं। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 40,000 रुपए की, कैसे मिला? फ्री में, नो कंसिडरेशन। डी, आपको फ्लैट 2 मिला, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 5 लाख रुपए, फ्री में मिला ये भी। ई, एक और फ्लैट मिला, अरे भैया तुम्हें फ्लैट ही मिले जा रहे। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 3 लाख, आपने पे करे 2.5 लाख, पूरे 2.5 लाख एग्जैक्ट, ठीक है। आगे आपको EF गोल्ड रिंग मिली, गोल्ड रिंग मिली 25,000 रुपए की, फ्री में। EFG, एक आपको पेंटिंग मिल गई, कोई एंसेस्ट्रल पेंटिंग किसी ने दी 70,000 रुपए की, फ्री में, बराबर। एक आपको डायमंड रिंग मिली, भैया गिफ्ट ही गिफ्ट मिले जा रहे हैं तुम्हें तो, 80,000 रुपए, इसके लिए आपने पे करे 70,000 रुपए। चलो अब 1 बाय 1 सबको शुरू करते हैं। ओह बहुत गिफ्ट मिले भैया तुम्हें तो। चलिए अब ये सर ये कैश मामला है, तो ये कैटेगरी हमारी 55,000 रुपए की हो गई, और ये टैक्सेबल अमाउंट मैं यहां पे लिख रहा हूं 55,000 रुपए, ये कैटेगरी थी। अगर ये 15,000 होता, 18,000 रुपए होता, 20,000 भी होता तो भी मैं टैक्स नहीं लगाता, लेकिन 30 और 25 55,000 हो गए, क्योंकि 50,000 क्रॉस कर गया है तो पूरा का पूरा 55 टैक्सेबल होगा, ठीक है। फ्लैट 1 स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 40,000 रुपए नील लिख दीजिए, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए क्रॉस नहीं कर रही है, ठीक है। फ्लैट 2 स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 5 लाख रुपए, ये पूरा का पूरा फ्री में मिल गया, ये आपका सारा का सारा यहां पे 5 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। 50,000 रुपए क्रॉस कर रही है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। यहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी? 3 लाख, पे कितना करा सर? 2.5 लाख, ओके। अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें कि यहां पर दो चीजें, अब 50,000 रुपए का मुझे फायदा हुआ, यहां पे कितने का? 50,000 रुपए का फायदा हुआ। अब मैं दो चीजें लिखूंगा, एक तो लिखूंगा 50,000 रुपए, और दूसरा 10% यानी कि 25,000 रुपए जो पे करा है। हायर वैल्यू कितनी सर? 50,000। 50,000 50,000 इक्वली मैच कर रहा है, 50,000 एक्सीड होना चाहिए तो टैक्सेबल होगा, नहीं हुआ, ये नील हो गया, ओके। ये क्या हुआ? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये कौन सा केस हुआ सर? ये हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी का विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, विद इनएडिक्वेट या विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो कितने का फायदा हुआ था? 50,000 रुपए का। मैंने वो दो केस लिखे, मैंने 50,000 रुपए लिखा, मैंने 10% लिखा। अब 50,000 मैच कर रहा है, बिल्कुल एक्सीड होना चाहिए, माफ हो गया, क्लियर। अब ध्यान दो, जो 50,000 रुपए की लिमिट है ना प्रॉपर्टी पे, मैंने इसके लिए अलग देखी, इसके लिए अलग देखी, इसके लिए अलग देखी, तो कुल मिला के 1.5 लाख रुपए मैच हुए हैं। जितनी प्रॉपर्टी मिलेंगी हर एक का 50,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में है, ये जो आपको ये जो मूवेबल प्रॉपर्टीज आपको मिली है, मूवेबल गिफ्ट्स मिले हैं, उसमें एप्लीकेबल नहीं है। इसमें आप क्या करोगे? आपने देखा ओवरऑल 25, 70, 80, टोटल कितना हो गया सर? 175, और ये कितना हो गया? 70 टोटल। ये कितना हुआ सर? 1,05,000। सर ये क्रॉस कर रहा है, ये 50,000 से क्रॉस कर रहा है, ये आपका सीधी सी बात है 1,05,000 रुपए टैक्सेबल होगा। सो दैट इज योर टैक्सेबल अमाउंट। इन तीनों को जोड़ोगे। पर्पस सिंपल सा था कि जो 50,000 रुपए की जो आपकी लिमिट है वो आपकी पर यूनिट है, किसमें? सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी में। फेयर मार्केट वैल्यू जो कंपेयर कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में, उस केस में यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो उस सिचुएशन में अलग अलग आपका ट्रीट होगी।
ठीक है, वो सॉरी कंबाइंड बेसिस पर ट्रीट होगी। क्लियर जी, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये केस भी हमारा हो गया, चलो आगे इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, इसमें दो तीन चीजें हमें याद रखनी है। हमने टैक्सेबल कर तो लिया, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कैसा भी गिफ्ट हमें अपने रिलेटिव से मिले, या शादी वाले दिन मिले, या इनहेरिटेंस में मिले, डेथ के केस में मिले, तो वो टैक्सेबल नहीं होते, चाहे कहीं से भी मिले। जो सारी की सारी चीजें हमें हमने निकाली ना कि भाई ये टैक्सेबल है, ये सारी की सारी क्या है, ये टैक्सेबल है। लेकिन ये टैक्सेबल आपकी लेकिन ये सारी की सारी किससे मिली, कहीं से भी, इन सब सोर्सेस से मिली। मैंने जिनको मार्क करा वो मेन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। इन सब से अगर मिलेंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटी से कहीं मिला है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिला है, लोकल अथॉरिटी से मिला है, तो माफ कर देंगे। ओके, रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव की डेफिनेशन आपको पढ़नी पड़ेगी, एक लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। ओके जी, डन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं विद आंसर मैंने डाले हुए हैं, तो इट विल सेव योर टाइम टू मेक अ रिवीजन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पहले अच्छा खासा लंबा चौड़ा कंटेंट इसका हुआ करता था, लेकिन अभी 2 साल पहले यहां पर बहुत ही बढ़िया चेंज हमें देखने को मिला हमारे लॉ में। चेंज क्या देखने को मिला? पहले डिविडेंड कंपनी जब पे करती थी तो कंपनी ऑलरेडी टैक्स काट के देती थी, तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स फ्री होता था, हम कंपनी की कंप्यूटेशन करते थे। फिर उसके बाद वो शेयर होल्डर की क्या नाम है, शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल करने लग गए विद स्पेशल एग्जम्पशन एंड स्पेशल रेट। लेकिन अब सीधा सीधा फंडा है भैया कि ये शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, ये शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो एग्जाम में अगर डिविडेंड आता है तो आपको कुछ नहीं करना होता, जो भी टोटल अमाउंट है उसे निकाल के ऐड कर देना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की हेडिंग के अंदर। ओके जी, समझ आ गया, क्लियर? तो ये सिंपल सा प्रोविजन हो गया। लेकिन इसमें थ्योरेटिकल बेसिस पर एक जो चीज हमें पढ़नी चाहिए वो है डीम्ड डिविडेंड। वो क्या है? डीम्ड डिविडेंड। बेसिकली प्राइवेट कंपनीज के केस में ये चीज एप्लीकेबल होती है। प्राइवेट कंपनीज के केस में, प्राइवेट कंपनीज के केस में देखो होता क्या है मान लीजिए मैं और आप हमारी एक प्राइवेट कंपनी है। ओके, अब प्राइवेट कंपनी में ठीक है, कंपनी ने प्रॉफिट बनाया और कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो क्रिएट हुए। ओके, रिजर्व अच्छे खासे हो गए हमारे। अब हम दोनों ने सोचा कि चल एक काम करते हैं भाई, निकाल लेते हैं रिजर्व से थोड़ा अपने अपने नाम के लिए। हाँ जी, निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किस बेसिस पर निकालोगे? क्या पे करा कि जी हम शेयर होल्डर है कंपनी के डिविडेंड के नाम पे। तो अगर हम डिविडेंड के तौर पर निकालेंगे, तो वो हमारे हाथों में टैक्सेबल होंगे। एक काम करते हैं यार, पैसे निकाल लेते हैं और लोन के रूप में दिखा देते हैं कि लोन ले लिया हमने, बाद में पे नहीं करेंगे, दिखा देंगे भाई लोन बेकार हो गया, है ना। तो इससे क्या, हमारा टैक्स बच गया। तो कंपनी कहती है ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें पता है तुम इस तरीके का फ्रॉड कर सकते हो। तो अगर किसी की बुक्स में इस प्रकार से लोन दिया जाए पार्टनर्स को, कंपनी कहती है, सॉरी हमारा लॉ कहता है कि उसे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। उसे क्या माना जाएगा? डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। कि भले ही रियलिटी में आपने उसको लोन बोला हो, बट द थिंग इज कि इस सिचुएशन में आपका जो ये कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, एज अ डिविडेंड ट्रीट होगा। जो भी लोन आपने उठाया होगा वो अदर सोर्सेस की हेडिंग के अंदर टैक्सेबल होगा। ये बेसिकली प्राइवेट कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा और क्या क्या डीम्ड डिविडेंड की कहानियां हो सकती हैं, तो देखिए सारे, जस्ट एक रीडिंग देनी होगी आपको। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, चाहे वो आपका एसेट रिलीज करके हो क्यों ना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, अलग अलग नाम से आप देख रहे हो। ओके, लिक्विडेशन के टाइम पर कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया गया। तो ये तमाम वो रूल्स हैं जो मैंने सिंपली आपके लिखे हुए, जस्ट आपको रीड करना होंगे, नथिंग एल्स। कि अगर किसी भी प्रकार का सोर्स मिलता है आपका कंपनी की तरफ से लोन के रूप में या अदर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, रिलीज ऑफ एसेट के रूप में, उसको डिविडेंड मानेंगे एंड दैट विल बी टैक्सेबल आपका अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। इतना याद रखना है। मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टू द पॉइंट बात बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा डिडक्शन वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। हम आ रहे हैं दोस्तों अब आपका शेयर्स इशूड बाय अ प्राइवेट कंपनी एट अ प्राइस एक्सीडिंग देयर फेयर मार्केट वैल्यू। समझते हैं इसको। शेयर्स की कहानी में ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है? सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिएगा कि जो भी हम बात यहां पर करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगी।
रूल्स ये सारे के लिखे हुए हैं, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उसी के हिसाब से क्वेश्चन करना है। पहले तो जो कंटेंट है वो क्या कह रहा है, देखिए, वेयर अ कंपनी बीइंग कंपनी पब्लिक जो है वो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, कहने का मतलब पब्लिक कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। ओके, वो कोई भी कंसिडरेशन रिसीव करती है, चाहे रेजिडेंट से या नॉन रेजिडेंट से, वो कंसिडरेशन एक्सीड करती है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ओके, और जो कंसिडरेशन है वो एक्सीड करती है फेयर मार्केट ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर। तो जो भी इनकम रिसीव करी जाएगी, जो भी इनकम रिसीव करी जाएगी इन एक्सेस, वो टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। सर आप बहुत सारी चीजें बोल गए। देखिए, पहले तो आप ये जानते ही होंगे कि एक चीज होती है जिसे कहा जाता है फेस वैल्यू। जो कंपनी का मेमोरेंडम है उसमें बताया रहा था कि कंपनी का जो पर शेयर का प्राइस है वो रिस्पेक्टिवली कुछ ना कुछ है, जैसे मैं 100 रुपए मान रहा हूं। ओके, एक होता है फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। और फेयर मार्केट वैल्यू सीधी सी बात अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ होती है, वो फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। फेस वैल्यू से कम है तो सीधी सी बात है कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, फेस वैल्यू से ज्यादा तो डेफिनेटली कंपनी अच्छा चल रही है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 130 है। ओके, अब एक प्राइवेट कंपनी है, उसके जो शेयर्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं। ब्लॉक्ड कहने का मतलब प्राइवेटली है और पब्लिकली वो आपके इशूड नहीं है। ये कंपनी आपकी है, मेरी, हम 3-4 दोस्तों की है। हम चाहे तो इस कंपनी के शेयर्स बेच सकते हैं ना, हम चाहे तो इस कंपनी के शेयर्स बेच सकते हैं। इस कंपनी के शेयर्स अगर हम बेचेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कंपनी के अकाउंट्स आपने मुझसे बेहतर पढ़ा है। जब हम कंपनी के शेयर्स बेचे, हमने कंपनी के शेयर बेच के जो भी पैसा आया वो कंपनी की कैपिटल में जाता है, वो कंपनी की इनकम तो नहीं है ना, वो कंपनी की इनकम नहीं होती कि भाई इस पर टैक्स लग जाएगा। वो तो एक तरह से ये समझ लीजिए आपने शेयर्स को इशू कर दिया, बराबर। लेकिन मान लीजिए फेस वैल्यू से ज्यादा थी एफएमवी, फेयर वैल्यू से ज्यादा थी एफएमवी, और इससे ज्यादा आपने सेल करी। समझ आ गया? कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी का शेयर फेस वैल्यू, कंपनी के शेयर जो उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मार्केट में 130 रुपए थी, और एक ऐसा बंदा आपको टकरा गया जो 140 में आपसे खरीद ले रहा है। फेयर मार्केट वैल्यू 130 की है, आप 140 में उसको बेच डालते हो। तो कहने का मतलब 100, 130 और 140, ये जो 10 रुपए है ना, ये जो 10 रुपए है, ये सीधी सी बात है, ये अदर सोर्सेस की इनकम मानी जाएगी। और चार्ट सिर्फ इतना ही याद रखना, इसी तरीके से फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है एफएमवी और उससे ज्यादा हो जाती है सेल। अगर मान लीजिए ये सिचुएशन होती कि भाई 100 रुपए का आपका फेस वैल्यू है, ठीक है, और ये चल रहा है मान लीजिए 90 रुपीस का, और आपने 95 में किसी को बेचा, 95 में किसी को बेचा, तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। 95 जो है वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन ही माना जाएगा और इसमें कोई अदर सोर्सेस की इनकम नहीं होगी। सिर्फ ये एकमात्र कहानी है जो आपको फॉलो करनी होगी। बराबर समझ आ गई बात? हाँ जी सर। तो वही चीज है, उसी के बिहाफ पर यहाँ पर हमारे सामने ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। सारे के सारे रिस्पेक्टिव क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख रखे हैं। अगर आप अप्लाई करें तो देखिए, ये हो गई आपकी फेस वैल्यू, ये फेयर मार्केट वैल्यू। तो 10 12 10 12 10 10 15, ठीक है, ये वाला केस छोड़ देते हैं। अब 12 से कम में बेचा, 12 से कम में बेचा तो लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा। लेकिन जो हमारी एकमात्र सिचुएशन है वो यहां पे फिक्स हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा 5 रुपए आए हैं ना, वो आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। बाकी और कोई भी किसी प्रकार का केस आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसको थोड़ा जो पॉइंट्स हमारे छुटपुट वो आप नोट कर लेंगे और दैट्स इट, काम हो जाएगा आपका, समझ आ जाएगा। एज सच अब इसमें दोस्तों कुछ बचा नहीं है, टॉपिक हमारा डन है। जस्ट एक कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और दैट्स ऑल अबाउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं रिपीट कर दूं, फैमिली पेंशन हो गया, ठीक है, लॉटरी हो गया, OMRH हो गया, तो सिंपल से केसेस हैं। मेन रीडिंग आप एक बार गिफ्ट्स की करेंगे, एक दो क्वेश्चन उसके करेंगे, इसके अलावा आप करेंगे आपका डिविडेंड, और जो लास्ट वाला छोटा सा पॉइंट मैंने बिल्कुल मिनिमम वे में आपको कराया, ठीक है। इसको कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इनकम टैक्स में PGBP करेंगे और साथ साथ GST तो हमारा चल ही रहा है। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर।